हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भोला जायसवाल और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इन्फो में। आज है 12 जून और 12 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यूट्यूब चैनल करंट इन्फो। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल में ही ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। अच्छा, ये लगाया क्यों गया? अभी टीवी में, न्यूज़ में सारी जगह ऑनलाइन कोचिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी, ये लोग ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण है कि घर बैठे उन्हें एक अच्छा टीचर मिल जाता है और ज़्यादा समय उसका वेस्ट नहीं होता है और वो अच्छी तरह से अच्छे टीचर की मदद से अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो कर्नाटक सरकार ने इस पर प्रतिबंध सिर्फ 5वीं कक्षा तक लगाया है। इसका कारण ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो सर्वांगीण विकास होता है वो स्कूलों में ही होता है और जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो न सिर्फ उनका मानसिक विकास व उनका शारीरिक विकास भी होता है। जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, योगा, सब्जेक्ट क्लास, इन सब क्लास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन कोचिंग में यह संभव नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग में सिर्फ पढ़ाई पर जोर दिया जाता है, जो कि छोटे बच्चे के लिए काफ़ी अनुकूल नहीं होता है। बात आई है छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं। तो ऑनलाइन क्लास में वो सारे जो कंटेंट हैं उसको समझ पाने में वो असंभव हो जाएगा। उनके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। जब वो क्लास में जाते हैं तो टीचर उन्हें वॉच करते हैं कि कौन बच्चा कैसे पढ़ने में है। जो बच्चा ज़्यादा तेज़ होता है और जो बच्चा एवरेज होता है, उनके बीच में जो कम मंद बुद्धि वाले बालक है उन्हें बिठाया जाता है। इसमें एक टर्म भी आता है, केस स्टडी। केस स्टडी उसको कहते हैं जब कोई बच्चा पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है तो टीचर पर्सनली उसके पास जाकर उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका वीक पॉइंट कहाँ है और उस वीक पॉइंट को टीचर अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे उसको रिमूव करते हैं। तो कई कारण हैं जिसके कारण कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग पर 5वीं क्लास तक को प्रतिबंध कर दिया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने सारे रीज़न याद रखने होंगे कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग पर बैन क्यों लगाया गया। बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के हम लोग राजधानी, सीएम और राज्यपाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है, सीएम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है वजुभाई वाला। अच्छा, कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप का अनावरण हुआ, तो ये भी हमें याद रखें। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जावेद इकबाल अली, गिरीश चंद्र मुर्मू, RK माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जावेद इकबाल वानी। ये इससे पहले ये वकील थे। तो जो जम्मू कश्मीर इससे पहले एक यूनियन टेरिटरीज था, लेकिन उससे फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे वो कौन थे? हमारे जो ख ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल थे वो ग ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है RK माथुर। तो ये भी हमें याद रखना है। जम्मू कश्मीर में एक जो हाल में सुरंग था जो काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया था उनके नाम पर। जो सुरंग का नाम है, क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में है। तो इन सब बातों को हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NADA ने बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृत सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर कितने साल का बैन लगाया है? तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ग, यानी कि 4 साल के लिए NAD ने बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृत सिंह और
जो बॉक्सर है नीरज फोगाट पर बैन लगा दिया है। आपको ये याद रखना जरूरी है कि जो बास्केटबॉल से रिलेटेड है वो है अमृत सिंह और जो बॉक्सर से रिलेटेड है वो नीरज फोगाट। अच्छा, इस पर बैन लगाया क्यों गया? तो NADA ये खिलाड़ियों का एक डोपिंग टेस्ट करती है और डोपिंग टेस्ट होता क्या है कि कोई भी खिलाड़ी अगर नशा का सेवन करते हैं, जैसे कि ड्रग्स और भी बहुत सारे नशीली पदार्थ हैं, तो वो टेस्ट जब डोपिंग में होता है तो वो अगर नशा किया है तो वो उसमें पॉजिटिव निकल जाता है और उस कंडीशन में खिलाड़ी को खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये खेल के नियम के विरुद्ध है। इसीलिए NADA ने इस पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, NADA इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2005 में हुआ था और फिलहाल इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और जो इसका हेड होते हैं वो होते हैं खेल मंत्री। तो अभी खेल मंत्री कौन है? अभी खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, जो खेलों के प्रति काफ़ी डिवोटेड रहते हैं और अपने आप को फिट भी रखते हैं। और इनका भी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जाने माने एक्टर सुनील शेट्टी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने सारे फैक्ट को याद रखने। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल में ही जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। गुजरात खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ख, गोवा, तो जो बड़े राज्य है, बड़े राज्य में गुजरात आए हैं, लेकिन जो छोटे राज्य है, गोवा काफ़ी छोटा राज्य है और छोटा राज्य में गोवा पहले स्थान पर है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पहला स्थान चंडीगढ़ है और दूसरा न्यू दिल्ली का है। जब बात है गुजरात की, तो गुजरात के CM कौन है? गुजरात के CM है विजय रूपानी, और इनके प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और गुजरात हाल में ही काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि वहाँ पर एक तूफ़ान आया था, निसर्ग तूफ़ान। तो निसर्ग तूफ़ान को भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारे बातों को हमको और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को माइंड में रखना होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 65 वर्ष पुराना गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ काफ़ी चर्चा में रहते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, और उन्होंने 65 वर्ष पुराना जो गो हत्या अधिनियम था उन पर संशोधन करके एक नया रूप तैयार किया है। उसमें क्या गया है कि अगर गो हत्या का साजिश करने वाले या गो हत्या जो करते हैं, अगर वो प्रूव हो जाता है कि ये किसी ने गो हत्या किया है, तो उस पर 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपया तक की जुर्माना राशि उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर लगाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और वहाँ के जो CM है आदित्य योगीनाथ, और वहाँ के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो 65 वर्ष पुराना गो हत्या अधिनियम का संशोधन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश। किसने किया? वहाँ के CM आदित्य योगीनाथ के द्वारा किया गया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1950 करोड़ रुपए ऋण आवंटित किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए ऋण आवंटित किया है। अच्छा, ये किया क्यों गया? तो पश्चिम बंगाल में जो कोरोना का कहर है उससे निजात पाने के लिए और वहाँ के विकास के लिए पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का ऋण का आवंटन किया है। अब बात है ये पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, यहाँ की राजधानी कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ के जो अभी वर्तमान में गवर्नर है वो जगदीश धनखड़ है। अच्छा, बात आई है
विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1944 में हुआ था, लेकिन ये संचालन इनका कब हुआ था? इनका संचालन 1945 में हुआ था। अच्छा, विश्व बैंक का अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। अच्छा, वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो इस वर्तमान में इसके हेड डेविस मलपास है, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी अभी काफ़ी चर्चा में रहता। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक तूफान है, तो उस तूफान का नाम क्या था? उस तूफान का नाम था अम्फान। अम्फान उड़ीसा, बंगाल, झारखंड होते हुए ये नेपाल चला गया था। अच्छा, जब बंगाल में आया तो बंगाल को काफ़ी नुकसान हुआ, तो केंद्र सरकार ने बंगाल को 500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदान किया था और उड़ीसा को 1000 करोड़ का पैकेज प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इस टर्म को भी याद रखने हैं कि केंद्र सरकार ने किसे कितना पैकेज दिया, कौन तूफान कहाँ आया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल में ही पेरी कुरुजीजा का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, बुरुंडी, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो पियरी कुरुजीजा का निधन हुआ वो बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? बुरुंडी के। बुरुंडी के राष्ट्रपति का कल निधन हो गया था और उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। बात आई है बुरुंडी की, तो बुरुंडी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अफ्रीका महादेश में स्थित देश है। कौन सा देश? बुरुंडी। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है गीटेगा, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है बुरुंडियन फ्रैंक। यहाँ का जो राष्ट्रपति थे पियरी कुरुजीजा का कल निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी बातों को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बस 4 ऑप्शन है, शोभा डे, मेघा मजुमदार, चेतन भगत, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मेघा मजुमदार। अच्छा, पहला क्वेश्चन है शोभा डे। शोभा डे भी हाल में चर्चा में रही थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम है लॉकडाउन लिसन लर्निंग एंड अदर स्टोरीज, जिसे शोभा डे ने लिखा था। तो हमें शोभा डे को भी याद रखना है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने टर्न NAT मशीन का अनावरण किया? तो जो टर्न NAT मशीन का अनावरण किया है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने टर्न NAT मशीन का अनावरण किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो इस मशीन का उद्देश्य कोरोना वायरस इलाज के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। ये बहुत जल्द पता कर लेगी कि कोरोना से कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। अच्छा, अभी तक कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं निकला है, लेकिन कुछ दिन पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफ़ी चर्चा में रहता है। इसका कारण है कि कोरोना मरीजों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से बीमारी को कुछ हद तक रोका जा सकता था। भारत सरकार ने कई देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का निर्यात भी किया, बहुत देशों को मदद किया, लेकिन अंत में WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को पर बैन लगा दिया और इस तरह से WHO ने क्लोरोक्विन दवा का उपयोग कोरोना मरीजों में करने से मना कर दिया। अच्छा, एक दवा और चर्चा में रहा था, वो दवा था कौन सा? आर्सेनिकम एल्बम 30, जो आयुष मंत्रालय की सिफारिश पर पेश किया गया था। तो ये भी फैक्ट हमको याद रखने का। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी प्रतिशत में वृद्धि हुई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 28, 29, 30, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? 29, यानी कि ख। भारत में एशियाई शेरों की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। अच्छा, 2015 में जब शेरों की गणना हुई थी तो उसकी संख्या थी 523, और वर्तमान में 2020 में जो शेरों की संख्या है वो 675 है। तो जो शेरों के लिए एक नेशनल पार्क है वो गुजरात में है, और वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन से हमें इस फैक्ट को भी याद रखना है कि जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में है, जो एशियाई शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन पर डिस्कस किया।
मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन का घंटा होगा उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छा हो जाए। और कोरोना वायरस अभी भी भारत में काफ़ी फैला हुआ है और अभी तक इसका कोई मेडिसिन नहीं निकला है, इसलिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।